5 और मंदिर बने हुए हैं। उसमें से एक मंदिर में एक पर्टिकुलर समय पे पुरुषों का जाना मना है। अब इसको आपने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया, और यह शब्द किसने दिया है? जेंडर जस्टिस का शब्द आया कहां से? जिन्होंने 70-80 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। यह जेंडर जस्टिस वहां से आया है। हमारे यहां अनादि काल से महिला हर काम में अग्रणी मानी जाती थी। बगैर उसके से काम ही शुरू नहीं होता था। वो जज साहब हमको जेंडर जस्टिस समझा रहे थे क्योंकि उनका एजेंडा कहीं और से था। तो शबरीमला में कहा गया कि फला फला दिन महिलाएं नहीं जा सकती। इसको ये 1400-1500 साल से चल रहा है, लेकिन जज साहब का एजेंडा कुछ और था, तो उन्होंने उसकी भी रूलिंग दे दी। लेकिन कोई नहीं बोला इस देश में एक महिला है और हिंदू सनातनी नहीं है, शुद्ध क्रिश्चियन है। उसने साइंटिफिकली एक्सपोज कर दिया सबको। शबरीमला में जो हमारी माएं हैं, बहनें हैं, हर महीने उनके शरीर में एक बदलाव होता है, और उस बदलाव के समय, यह साइंस है, उस बदलाव के समय जब वो उनके अंदर होता है, उस समय उनके अंदर एक निराशा का भाव पैदा होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन पैदा होता है, थोड़ा डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। उस पर्टिकुलर समय शबरीमला के अंदर महिलाओं का जाना इसलिए मना है, उस स्थिति में जो रेज निकलेंगी वो उसके डिप्रेशन को बढ़ा देंगी और इस दूर तक ले जा सकती हैं कि वो सुसाइड कमिट कर सकती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको पहले से पता था, इसलिए उन्होंने कहा इस वक्त महिलाओं का आना मना है। उसे आपने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया। इसलिए आप जितने भी ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर हैं सिर्फ उसी पे बने हुए हैं, उसी लाइन पे बने हुए, उसे कंट्रोल किया जाता है और उससे निकलने वाली रेस से आपके शरीर को असर होता है। लिहाजा बाबा विश्वनाथ जिसकी पूजा चल रही थी, आप समय देखिए, जब सब कुछ पूरा हो गया, बिल्डिंग बन गई, इनॉग्रेशन हो गया, लोग आने भी शुरू हो गए, तब एक दिन 4 महिलाओं ने सिर्फ शबरीमला के बारे में पूजा की मांग की। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 2017 में जिसे भेजा था, आप लोगों ने सत्ता में बैठे हुए थे, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी टीम के लोगों ने के सामने की बात है। वहां सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि हाई कोर्ट ने यह पूछा है कि ये जो रोक लगी हुई है, इस रोक के बारे में वो चाहते हैं कि जवाब दीजिए। जिसको आपने भेजा है उसने कागज लिया, उसके 4 टुकड़े करे और डस्टबिन में फेंक दिया। बोले इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं कुछ करना है, मैं मुख्यमंत्री के रूप में 1992 के बाद जो उस पर रोक लगी हुई थी, मैं आदेश देता हूं कि पूजा कल से शुरू हो जाए। बात खत्म। अब अगर यही नहीं करना होता तो घुमाते कि साहब कोर्ट में कागज दिया है, फिर हम ये देंगे, फिर वो देंगे, उस दिन से पूजा शुरू हो गई। अब यहां तक तो पूजा तक की बात आपको पता है, लेकिन उस पूजा के पीछे का उस शक्ति को जो आपसे करवाना था कि जब आपको पूजा की वो मिली, तब यह हुआ कि एक लंबे समय से व्यास परिवार अंदर पूजा करता था, उस पर रोक लगी हुई है, वो 93 तक करता था। लिहाजा हम इस शिवलिंग, इसके अंदर क्या है उसको देखना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही मामला था, ये विष्णु शंकर जैन के खाते में आया और विष्णु शंकर जैन ने आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई, और अर्जी लगाने के बाद उसके सर्वे के आदेश दे दिए गए और सारे लोग वहां गए। तो आप सोचिए कि 20 से 22 या 24 लोग थे जो अंदर गए थे। कोई दीवारें देख रहा था, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था। इट वॉज विष्णु शंकर जैन। जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, उसने कहा बाबा मिल गए। और बाबा मिलने के बाद जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो मेरा उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन यह है, अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कोई काम किया, 239 साल बाद कोई आया, उसने अपना काम किया।
विष्णु शंकर जैन ने अपना काम किया और हम सबको भी मौका मिलेगा अपना काम करने का। इसलिए वो जो बाबा हैं जिस पे विवाद खड़ी करी जा रही है, मैं 200% नहीं 1000% कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो वजू समझ कर पे उस पे थूक रहे थे, हम कोर्ट के माध्यम से जीते जाके दुनिया उनके मुंह पे थूके। इसलिए अपनी अपनी भूमिका इस दौर में तय करें और बिना इस उम्मीद के कि सत्ता और ये व्यवस्था आपको क्या देगी। मैं 2012 से जब मैंने नौकरी छोड़ी और मुझे लगा कि मुझे कुछ बात कहनी चाहिए, संचार माध्यम के इतने सारे आयाम थे, तब भी मुझे लगता था कि पता नहीं कोई सुनेगा मेरी बात या नहीं सुनेगा। वो दौर भी मुझे याद है, 10 लोग 5 लोग मुझे मिलते थे, मैं बोलता रहता था, कहता रहता था अपनी बात को। और ये भी दिन है कि बनारस में इतने बौद्धिक लोगों के सामने भी मौका मिला है मुझे बोलने का। तो आपको इस समय इतिहास रचने का मौका मिला है। उसको रचते वक्त ये बिल्कुल भी मत मन में लाइए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी, भारत आजाद था, लेकिन जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की वो इंडिया गेट पे 1968 तक जिंदा था। हमें शर्म नहीं आई, हम चुप बैठे रहे। लेकिन उसके बाद जब उनकी मूर्ति उठा करके दिल्ली के करोना पार्क में लगा दी गई है, तब से लेके अब तक बहुत कोशिश हुई कि कभी गांधी जी लग जाएं, फिर कभी हुआ नकली गांधी सही लग जाएं, वो भी नहीं लग पाए। लेकिन जब जिसके भाग में होता है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार में 14 भाई बहन थे और आप 2 से परेशान हैं, और 14 में से 9वां नंबर था उनका। बाकी 13 को कोई जानता है? एक ही को जानता है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने लड़ाई नहीं लड़ी। उनके लोग तो अलग अलग एमपी की टिकटें लेके इस पार्टी से इस पार्टी में लेके बिक गए, लेकिन सुभाष उस परिवार के नहीं थे। सुभाष मेरे भी थे और आपके भी थे। सिंपल सी मुहिम चलाई हमने, इंडिया गेट पे सुभाष की मूर्ति लगे, ये मुहिम चलाते रहे हम लोग। कोई हंगामा नहीं किया, किसी नेता के साइन कराने नहीं गए, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में दबाव नहीं डाला। हम ये जानते थे कि अपनी बात को तथ्यों पर रखोगे, देश बात सुन लेगा आपकी। और इस बार जो आया है 14 से 19 में, वो तो जरूरत से ज्यादा सुनता है। आज इंडिया गेट पे आप जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृतियां कैसे बनती हैं, सभ्यताओं में कैसे बदलाव होता है। बहुत सारे ऐसे निराशावादी लोग हैं, कहेंगे मूर्ति लगने से क्या नौकरी मिल जाएगी। वो पैदाइशी बेरोजगार लोग हैं, उनको कभी नहीं मिलेगी नौकरी। और अच्छा है कुछ लोग बेरोजगार रहे हैं। हर चीज में उनको अपना एजेंडा चलाना होता है। तब 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष की इंडिया गेट पे लगी। और आप कह सकते हैं कि ये मूर्ति क्या है, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। जीडी बख्शी, आर सब ने, किसी नेता से नहीं मिले, हम मिले ही नहीं। हमने हर चौराहे चौराहे गली गली जाके बोला और बताया कि इसके लगने से एक तो जो तथ्य है जिसे आज तक कुछ पार्टियां झूठ बोलती हैं और समाज भी उसी बात को रटी रटाई को कहता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सभी कहते हैं कि फूल वाले चचा थे, सभी उन्हीं के बारे में कहते हैं। लेकिन किसी से ये पूछो कि उन्होंने शपथ कब ली थी, तो नहीं पता किसी को। यानी जो चीजें हमारे हाथ में हैं उसको भी सच नहीं बोलते हम। 5 और मंदिर बने हुए हैं, उसमें से एक मंदिर में एक पर्टिकुलर समय पे पुरुषों का जाना मना है।
अब इसको आपने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया, और यह शब्द किसने दिया है? जेंडर जस्टिस का शब्द आया कहां से? जिन्होंने 70-80 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। यह जेंडर जस्टिस वहां से आया है। हमारे यहां अनादि काल से महिला हर काम में अग्रणी मानी जाती थी, बगैर उसके से काम ही शुरू नहीं होता था। वो जज साहब हमको जेंडर जस्टिस समझा रहे थे क्योंकि उनका एजेंडा कहीं और से था। तो शबरीमला में कहा गया कि फला फला दिन महिलाएं नहीं जा सकती। इसको ये 1400-1500 साल से चल रहा है, लेकिन जज साहब का एजेंडा कुछ और था, तो उन्होंने उसकी भी रूलिंग दे दी। लेकिन कोई नहीं बोला इस देश में, एक महिला है और हिंदू सनातनी नहीं है, शुद्ध क्रिश्चियन है। उसने साइंटिफिकली एक्सपोज कर दिया सबको। शबरीमला में जो हमारी माएं हैं, बहनें हैं, हर महीने उनके शरीर में एक बदलाव होता है, और उस बदलाव के समय, यह साइंस है, उस बदलाव के समय जब वो उनके अंदर होता है, उस समय उनके अंदर एक निराशा का भाव पैदा होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन पैदा होता है, थोड़ा डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। उस पर्टिकुलर समय शबरीमला के अंदर महिलाओं का जाना इसलिए मना है, उस स्थिति में जो रेज निकलेंगी वो उसके डिप्रेशन को बढ़ा देंगी और इस दूर तक ले जा सकती हैं कि वो सुसाइड कमिट कर सकती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको पहले से पता था, इसलिए उन्होंने कहा इस वक्त महिलाओं का आना मना है। उसे आपने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया। इसलिए आप जितने भी ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर हैं, सिर्फ उसी पे बने हुए हैं, उसी लाइन पे बने हुए, उसे कंट्रोल किया जाता है और उससे निकलने वाली रेस से आपके शरीर को असर होता है। लिहाजा बाबा विश्वनाथ जिसकी पूजा चल रही थी, आप समय देखिए, जब सब कुछ पूरा हो गया, बिल्डिंग बन गई, इनॉग्रेशन हो गया, लोग आने भी शुरू हो गए, तब एक दिन 4 महिलाओं ने सिर्फ शबरीमला के बारे में पूजा की मांग की। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 2017 में जिसे भेजा था, आप लोगों ने सत्ता में बैठे हुए थे, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी टीम के लोगों ने के सामने की बात है। वहां सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि हाई कोर्ट ने यह पूछा है कि ये जो रोक लगी हुई है, इस रोक के बारे में वो चाहते हैं कि जवाब दीजिए। जिसको आपने भेजा है उसने कागज लिया, उसके 4 टुकड़े करे और डस्टबिन में फेंक दिया। बोले इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं कुछ करना है, मैं मुख्यमंत्री के रूप में 1992 के बाद जो उस पर रोक लगी हुई थी, मैं आदेश देता हूं कि पूजा कल से शुरू हो जाए। बात खत्म। अब अगर यही नहीं करना होता तो घुमाते कि साहब कोर्ट में कागज दिया है, फिर हम ये देंगे, फिर वो देंगे, उस दिन से पूजा शुरू हो गई। अब यहां तक तो पूजा तक की बात आपको पता है, लेकिन उस पूजा के पीछे का उस शक्ति को जो आपसे करवाना था कि जब आपको पूजा की वो मिली, तब यह हुआ कि एक लंबे समय से व्यास परिवार अंदर पूजा करता था, उस पर रोक लगी हुई है, वो 93 तक करता था। लिहाजा हम इस शिवलिंग, इसके अंदर क्या है उसको देखना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही मामला था। यह विष्णु शंकर जैन के खाते में आया और विष्णु शंकर जैन ने आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई, और अर्जी लगाने के बाद उसके सर्वे के आदेश दे दिए गए और सारे लोग वहां गए। तो आप सोचिए कि 20 से 22 या 24 लोग थे जो अंदर गए थे। कोई दीवारें देख रहा था, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था। इट वॉज विष्णु शंकर जैन। जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, उसने कहा बाबा मिल गए। और बाबा मिलने के बाद जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो मेरा उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन यह है, अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कोई काम किया, 239 साल बाद कोई आया, उसने अपना काम किया, विष्णु शंकर जैन ने अपना काम किया, और हम सबको भी मौका मिलेगा अपना काम करने का। इसलिए
वो जो बाबा हैं जिस पे विवाद खड़ी करी जा रही है, मैं 200% नहीं 1000% कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो वजू समझ कर पे उस पे थूक रहे थे, हम कोर्ट के माध्यम से जीते जाके दुनिया उनके मुंह पे थूके। इसलिए अपनी अपनी भूमिका इस दौर में तय करें और बिना इस उम्मीद के कि सत्ता और ये व्यवस्था आपको क्या देगी। मैं 2012 से जब मैंने नौकरी छोड़ी और मुझे लगा कि मुझे कुछ बात कहनी चाहिए, संचार माध्यम के इतने सारे आयाम थे, तब भी मुझे लगता था कि पता नहीं कोई सुनेगा मेरी बात या नहीं सुनेगा। वो दौर भी मुझे याद है, 10 लोग 5 लोग मुझे मिलते थे, मैं बोलता रहता था, कहता रहता था अपनी बात को। और ये भी दिन है कि बनारस में इतने बौद्धिक लोगों के सामने भी मौका मिला है मुझे बोलने का। तो आपको इस समय इतिहास रचने का मौका मिला है। उसको रचते वक्त ये बिल्कुल भी मत मन में लाइए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी, भारत आजाद था, लेकिन जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की वो इंडिया गेट पे 1968 तक जिंदा था। हमें शर्म नहीं आई, हम चुप बैठे रहे। लेकिन उसके बाद जब उनकी मूर्ति उठा करके दिल्ली के करोना पार्क में लगा दी गई है, तब से लेके अब तक बहुत कोशिश हुई कि कभी गांधी जी लग जाएं, फिर कभी हुआ नकली गांधी सही लग जाएं, वो भी नहीं लग पाए। लेकिन जब जिसके भाग में होता है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार में 14 भाई बहन थे और आप 2 से परेशान हैं, और 14 में से 9वां नंबर था उनका। बाकी 13 को कोई जानता है? एक ही को जानता है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने लड़ाई नहीं लड़ी। उनके लोग तो अलग अलग एमपी की टिकटें लेके इस पार्टी से इस पार्टी में लेके बिक गए, लेकिन सुभाष उस परिवार के नहीं थे। सुभाष मेरे भी थे और आपके भी थे। सिंपल सी मुहिम चलाई हमने, इंडिया गेट पे सुभाष की मूर्ति लगे, ये मुहिम चलाते रहे हम लोग। कोई हंगामा नहीं किया, किसी नेता के साइन कराने नहीं गए, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में दबाव नहीं डाला। हम ये जानते थे कि अपनी बात को तथ्यों पर रखोगे, देश बात सुन लेगा आपकी। और इस बार जो आया है 14 से 19 में, वो तो जरूरत से ज्यादा सुनता है। आज इंडिया गेट पे आप जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृतियां कैसे बनती हैं, सभ्यताओं में कैसे बदलाव होता है। बहुत सारे ऐसे निराशावादी लोग हैं, कहेंगे मूर्ति लगने से क्या नौकरी मिल जाएगी। वो पैदाइशी बेरोजगार लोग हैं, उनको कभी नहीं मिलेगी नौकरी। और अच्छा है कुछ लोग बेरोजगार रहे हैं। हर चीज में उनको अपना एजेंडा चलाना होता है। तब 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष की इंडिया गेट पे लगी। और आप कह सकते हैं कि यह मूर्ति क्या है, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। जीडी बख्शी आर सब ने, किसी नेता से नहीं मिले, हम मिले ही नहीं। हमने हर चौराहे चौराहे गली गली जाके बोला और बताया कि इसके लगने से एक तो जो तथ्य है जिसे आज तक कुछ पार्टियां झूठ बोलती हैं और समाज भी उसी बात को रटी रटाई को कहता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सभी कहते हैं कि फूल वाले चचा थे, सभी उन्हीं के बारे में कहते हैं। लेकिन किसी से ये पूछो कि उन्होंने शपथ कब ली थी तो नहीं पता किसी को। यानी जो चीजें हमारे हाथ में हैं उसको भी सच नहीं बोलते हम।